हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है इसके प्रश्न को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जो कि फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और जितने भी सारे ये क्वेश्चन से रहने वाले हैं ये सभी द प्लेटफॉर्म जो बुक है इसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेटल और नॉन मेटल का, उन सभी को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। और फ्रेंड्स ये सभी ट्रेडरों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में आपको एक ही क्लास में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन। यानी कि जो कास्ट आयरन जो होता है इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता है। अब आइए फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, कास्ट आयरन में कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो यह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील। यानी कि हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके हम टूल बनाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस इस्पात में कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, तो 0.75% से 1.5% तक होती है। किसमें, तो हाई कार्बन स्टील में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिंक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो गैल्वेनाइज करने के लिए। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जिंक को हम Zn से लिखते हैं और जिंक का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 30 होता है। अगला है जस्ता, यानी कि जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर। यानी कि कॉपर धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कॉपर को हम Cu से डिनोट करते हैं, यानी कि Cu से लिखते हैं।
और इसका यानी कि कॉपर का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 29 होता है। अगला है कॉपर यानी कि तांबा को पायराइट अयस्क से निकाला जाता है। अगला है इसका गलनांक 1100 से 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिल्वर। यानी कि सिल्वर जो धातु है इसका प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं यानी Ag से लिखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इसका एटॉमिक नंबर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। अगला है सिल्वर यानी कि चांदी एक चमकीली व बहुमूल्य धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है? और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा विधि है। तो पहला है भारात्मक पृथक्कीकरण, दूसरा है चुंबकीय पृथक्कीकरण, तीसरा है दबाव पृथक्कीकरण। ओके फ्रेंड्स, तो भारात्मक पृथक्कीकरण को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। दूसरा है चुंबकीय पृथक्कीकरण, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। तीसरा है दबाव पृथक्कीकरण यानी कि प्रेशर सेपरेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलोइंग तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि क्रोमियम तथा निकेल। अब आइए फ्रेंड्स क्रोमियम और निकेल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है क्रोमियम का जो सिंबल जो होता है वो Cr होता है यानी कि Cr से इसको लिखते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 24 होता है। दूसरा फ्रेंड्स निकेल, तो जो निकेल होता है इसका सिंबल होता है Ni होता है यानी कि इसको Ni से लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस धातुओं का एलॉय मूंज धातु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कॉपर तथा जिंक, यानी कि कॉपर तथा जिंक के मिलने से मूंज धातु का निर्माण होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कॉपर और जिंक के मिलने से जो ऑर्डिनरी जो ब्रास होता है, ऑर्डिनरी ब्रास, इसका भी निर्माण होता है। और कॉपर और जिंक के मिलने से जो डच मेटल होता है, डच मेटल, इसका भी निर्माण होता है। और फ्रेंड्स एक आता है कॉपर और टिन, यानी कि कॉपर और टिन के मिलने से जो बेल मेटल होता है इसका निर्माण होता है। इन सभी को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किन धातुओं का मिश्रण से मोनल धातु बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निकेल तथा कॉपर। निकेल तथा कॉपर के मिलने से मोनल जो धातु है इसका निर्माण होता है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गन मेटल पूछा जाता है कि गन मेटल में कौन कौन सा
यानी कौन कौन से तत्वों के मिलने से गन मेटल का निर्माण होता है? तो एक है कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा टिन। इन तीनों के मिलने से गन मेटल का निर्माण होता है, यानी कि गन मेटल बनता है। यानी कि इन तीनों का मिश्रण है गन मेटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 40% से 65% तक पाए जाते हैं। अब आइए आयरन ओर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आयरन ओर्स वे चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। व्हाइट मेटल एलॉय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर, लेड, टीन तथा एंटीमनी का एलॉय है। कौन? तो व्हाइट मेटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टंगस्टन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जो हाई स्पीड स्टील है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है लो हाई स्पीड स्टील, दूसरा होता है मीडियम हाई स्पीड स्टील, तीसरा होता है सुपर हाई स्पीड स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, इसीलिए मशीनों के बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टीन सोल्डर की एलॉय धातु है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टीन का जो सिंबल जो होता है वो SN होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 50 होता है। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.75% से 1% तक कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील में निम्न में से किस अनुपात में मुख्य एलॉय तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। टंगस्टन जो होता है वो 18% होता है, क्रोमियम 4% होता है, वेनेडियम 1% होता है। और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉट आयरन। यानी कि रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। अब आइए रॉट आयरन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो यह लोहे की सबसे
शुद्ध किस्म है, यानी कि जो रॉट आयरन वो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है इसको। अगला है, इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कीपोला फार्नेस भट्ठी का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1260 डिग्री से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? तो क्यूपोला जो फार्नेस जो भट्ठी जो होता है इसका तापमान, यानी कि ताप। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स एक आता है ब्लास्ट फार्नेस, एक आता है क्यूपोला फार्नेस, एक आता है पुडलिंग फार्नेस। तो फ्रेंड्स जो ब्लास्ट फार्नेस होता है इससे पिग आयरन का निर्माण होता है, और जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स एक आता है पुडलिंग जो फार्नेस होता है, इससे जो रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन इसका निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इससे किस प्रकार का लोहा यानी आयरन का निर्माण होता है, तो पिग आयरन का। क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन का। पुडलिंग जो फर्नेस है इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 से 5% होता है कार्बन की मात्रा। किसमें? तो पिग आयरन में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग कई प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ, स्टील हुआ आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉफ्ट। यानी कि एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है? तो सॉफ्ट होता है। अब भाई फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क जो होता है, एक होता है बॉक्साइट, दूसरा जो होता है वो होता है क्रायोलाइट, और तीसरा एक जो होता है वो होता है कोरंडम। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो एल्युमिनियम जो होता है इसका जो अयस्क जो होता है, एक होता है बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक जो होता है क्रायोलाइट होता है, और एक जो होता है वो कोरंडम होता है। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? यानी कि धातु के उस गुण के बारे में बताना है आपको कि अगर धातु को बार बार मोड़ा जाए फिर भी वो नहीं टूटती है, वो कौन से गुण के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टफनेस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर भी वो नहीं टूटती है। उसके बाद फ्रेंड्स एक आता है ब्रिटलनेस, यानी कि ब्रिटलनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये धातु का वह गुण है जो चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो वो किस गुण के कारण? तो ब्रिटलनेस गुण के कारण हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक है मेलेबिलिटी, जिसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये इस गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो धातुओं का वह गुण
जिसके कारण वह आघात या रोलिंग करने पर फैलती है। उस गुण को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहलाती है या फिर मेलेबिलिटी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। खुरचन यानी कि स्क्रैप, स्क्रैप को रोकने वाला गुण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्डनेस गुण के कारण क्या होता है? तो स्क्रैप जो है यानी कि खुरचन जो है इसको विरोध करता है वो। अब आइए हार्डनेस के बारे में यानी कठोरता के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु का वह गुण जिसके कारण यह घिसने, कटने तथा खुरचने का विरोध करता है, उसी गुण को क्या कहते हैं? तो धातु का कठोरता यानी कि हार्डनेस गुण के कारण विरोध करता है। ओके फ्रेंड्स, और एक आता है फ्रेंड्स डक्टिलिटी। अब आइए डक्टिलिटी यानी कि तन्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कौन से गुण के कारण? तो डक्टिलिटी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में ड्यूरेलुमीन और हिंडोलियम एलओएच में 95% क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम होता है। और फ्रेंड्स एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या परिणाम होता है? यानी कि अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा को अगर बढ़ा दें तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्डनेस में वृद्धि होती है। अगर स्टील में हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो उसकी जो हार्डनेस है उसमें वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? यानी कि पिग आयरन के उत्पादन में हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ब्लास्ट फार्नेस से पिग आयरन का निर्माण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक आता है क्यूपोला फार्नेस। तो क्यूपोला फार्नेस से इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक आता है पुडलिंग फार्नेस। तो पुडलिंग फार्नेस यानी कि पुडलिंग जो भट्टी है इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉपर व टिन। यानी कॉपर व टिन का मिश्रण कौन है? तो ब्रॉन्ज है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कॉपर को Cu से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल Cu होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 63.5 होता है। और यह क्या है? तो धातु है, यानी कि जो कॉपर है वो धातु है। अगला है टिन। तो टिन को हम Sn से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल Sn होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। और इसका फ्रेंड्स जो एटॉमिक मास होता है वो 118 यानी कि 118.7 होता है। और ये भी क्या है? तो टिन भी एक धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रास निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉन फेरस एलॉय है। यानी कि जो ब्रास जो है वो नॉन फेरस एलॉय है।
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वे धातु है जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो नॉन फेरस मेटल कहते हैं, और जिनमें पाए जाते हैं उन्हें फेरस मेटल कहते हैं। अब आइए नॉन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेड हुआ, टिन हुआ, जिंक हुआ, ब्रास, ये सभी क्या है, तो नॉन फेरस मेटल है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्रोमियम स्टील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेरस एलॉय, यानी कि जो क्रोमियम स्टील जो है वो फेरस एलॉय है। अब आइए फेरस मेटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वह सभी धातु जिनमें मुख्य मूल धातु लोहा रहती है तथा कार्बन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है उनको हम फेरस मेटल कहते हैं। जैसे कि फेरस मेटल कौन कौन सा होता है, जैसे कि कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, ये सभी जो है वो फेरस मेटल के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास का निर्माण होता है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण ब्रास है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जिंक के बारे में, तो जिंक का जो सिंबल यानी कि जो डिनोट किसे किसे करते हैं, तो जेड एन से लिखते हैं इसको, जिंक को, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है, और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 65.3 होता है, और जो जिंक है वो क्या है, तो वो धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रॉन्ज और फास्फोरस का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में नॉन फेरस मेटल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी है, यानी कि तांबा भी है, टिन भी है, एल्युमिनियम भी है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के बारे में, तो एल्युमिनियम जो है उसको Al से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल Al होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है टिन, तो टिन को Sn से लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 50 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है तांबा, तो तांबा को Cu से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल Cu होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डक्टिलिटी, यानी कि डक्टिलिटी वह गुण है जिसमें खींचने पर किसी धातु को खींचकर तार बना सकते हैं और वो टूटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टफनेस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिबिलिटी पाई जाती है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोना में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो सोना जो है इसका सिंबल AU होता है, यानी कि सोना को AU से लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 79 होता है, और सोना जो है वो धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टेनासिटी गुण के कारण। यानी टेनासिटी गुण के कारण धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पिग आयरन के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फार्नेस का उपयोग किया जाता है, और कास्ट आयरन के उत्पादन के लिए हम जो क्यूपोला जो फार्नेस है इसका उपयोग करते हैं, यानी कि क्यूपोला फार्नेस से कास्ट आयरन का उत्पादन होता है, और रॉट आयरन का तो जो पुडलिंग जो फार्नेस है, पुडलिंग फार्नेस, इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लास्ट फार्नेस के बारे में, तो यह लौह अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी होती है। अब आइए फ्रेंड्स, पिग आयरन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यह बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है, यानी कि जो पिग आयरन होता है वो बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है, जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, किसमें? तो पिग आयरन में। और यह कैसा होता है? तो भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस धातु के उत्पादन में क्यूपोला फार्नेस इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कास्ट आयरन, यानी कि क्यूपोला फार्नेस से कास्ट आयरन का निर्माण होता है। और पिग आयरन का, तो पिग आयरन का जो निर्माण होता है वो ब्लास्ट फार्नेस से होता है। और रॉट आयरन का, तो रॉट आयरन का जो पुडलिंग जो फार्नेस है इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसीलिए आप अच्छे से याद कर लें। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन में इसमें 4% से 4.5% तक कार्बन रहती है। अगला इसका पॉइंट है, यह धातु हार्ड एंड ब्रिटल, यानी कि हार्ड और ब्रिटल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें तो स्टील की जो हार्डनेस है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो हार्डनेस है वो क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, यानी कार्बन की मात्रा मिला देने पे स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि 18 और जो 8 लिखकर पूछा जाता है कि जो 8% है वो क्या रहता है स्टेनलेस स्टील में, तो वो हो जाएगा निकेल। और 18% ये क्या होता है? तो क्रोमियम होता है। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें कि क्रोमियम जो होता है वो 18%, निकेल जो होता है वो 8% होता है। 18 और 8 का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लास्टिसिटी गुण के कारण धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी गुण के कारण स्प्रिंग जो है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉट आयरन। यानी कि जो रॉट आयरन जो होता है वो आयरन का सबसे शुद्ध किस्म होता है। अब आइए रॉट आयरन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रॉट आयरन जो होता है उसको पीटवा लोहा भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है। अगला, इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। किसमें? तो रॉट आयरन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पिग आयरन। यानी कि जो पिग आयरन है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा। यानी कि तांबा में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अलौह धातु का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम एलॉय जो है वो अलौह धातु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। और ये रॉट आयरन जो होता है वो सबसे शुद्ध किस्म का लोहा होता है, जिसमें लोहा जो होता है वो 99.8% तक होता है। और इसकी जो बनावट होती है वो रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस की होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक पर ही कार्य करता है। दूसरा इसका पॉइंट है प्रत्यास्थता ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव्य में होता है, उससे कम गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हवाई जहाज़ों की बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम से बनाया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स एल्युमिनियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो सिंबल होता है वो Al होता है, यानी कि एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है, तो 660 दशमलव यानी 660.3 सेंटीग्रेड होता है। और एल्युमिनियम जो वो धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.75% से 1.5% तक होता है। अब आइए फ्रेंड्स स्टील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला पॉइंट है इस्पात यानी कि स्टील लोहा व कार्बन का मिश्रण होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसमें मुख्य तत्व कार्बन ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। अब आइए तांबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तांबा यानी कि कॉपर के बारे में। तो इसका जो सिंबल जो होता है वो Cu होता है, यानी कि जो कॉपर यानी कि जो तांबा होता है इसको हम Cu से लिखते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। इसका मेल्टिंग जो पॉइंट जो होता है वो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह एक तन्य धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मिश्र धातु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉट आयरन। यानी कि रॉट आयरन में कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो कम होती है। अब आइए फ्रेंड्स रॉट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इसको पिटवा लोहा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है। अगला, इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुदृढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वह कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक। अब आइए फ्रेंड्स जिंक के बारे में यानी कि जस्ते के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो सिंबल जो होता है वो Zn होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। इसका मेल्टिंग जो पॉइंट जो होता है वो 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में किस धातु का प्रयोग कर क्रेन हुक्स बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रॉड आयरन का प्रयोग कर क्रेन हुक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्लास्टिसिटी कहलाती है। और इसी गुण के कारण यानी प्लास्टिसिटी गुण के कारण ही बर्तन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इलास्टिसिटी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके शीट बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैलिएबिलिटी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कॉपर और टीन का एलॉय है ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिंक का प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0.15% होती है। अब आइए फ्रेंड्स कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो सिंबल जो होता है वो सी होता है यानी कार्बन को सी से लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है यानी कि 6 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सबसे हल्की धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है जिसका सिंबल OS होता है और इसका एटॉमिक नंबर 76 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। किसका? तो ग्रे कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। स्टील की फोर्जिबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन। यानी कि स्टील की फोर्जिबिलिटी को प्रभावित करने वाला जो तत्व जो होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन को सी से लिखते हैं, और इसका एटॉमिक जो नंबर जो होता है वो 6 यानी कि 6 होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील। यानी कि लोहा और कार्बन के मिलने से स्टील का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाना वाले वीडियो के नाम से मिल जाएगा आपको। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछे ही जाते भी हैं और पूछे भी जाएंगे। और ये सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए इस खजाना वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।